नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जाति प्रथा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने जाति प्रथा के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बात की थी। उनमें हमने जाति प्रथा के परंपरागत सिद्धांत, प्रजातीय सिद्धांत, होकार्ट और सेनार्ट के द्वारा दिया गया धार्मिक सिद्धांत और व्यावसायिक सिद्धांत के बारे में बात की थी। आपको इन चारों सिद्धांतों की तुलना करने के लिए भी कहा गया था। जाति प्रथा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत भी हैं, जिनके बारे में यदि हम चर्चा न करें तो पीछे के 4 सिद्धांतों की समझ का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आज ये पार्ट 2 या भाग 2 के इस वीडियो में हम जाति प्रथा के कुछ अन्य सिद्धांतों की भी बात करेंगे, जो कि जाति प्रथा के सिद्धांतों के बारे में आपके अधिगम को पूरा करने की कोशिश करेगा और इस प्रकार से आपका यह उपविषय पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और आप जाति प्रथा के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों से अवगत हो पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे अगले सिद्धांत के बारे में, जो कि है सिद्धांत नंबर 5, आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत। जिस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो हटन ने किया था, इसको हम आदिम संस्कृति का सिद्धांत कहते हैं। आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ माना के बारे में हम फिर बताएंगे। आदिम संस्कृति या माना सिद्धांत जो है, माना क्या है? माना जनजातियों में माने जाने वाली एक प्रथा है और माना एक प्रकार का अलौकिक तत्व होता है और इस अलौकिक तत्व या अलौकिक शक्ति के अंदर जो लोग विश्वास करते हैं, जिसको बोलते हैं मानावाद। तो मानावाद पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आदिम संस्कृति के सिद्धांत की यदि हम बात करते हैं जाति प्रथा की उत्पत्ति से, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो J.H. हटन ने किया था। 1961 की जनगणना रिपोर्ट जब उन्होंने दी थी, तो उसमें प्रजातीय सिद्धांत की आलोचना करते हुए अपना नया सिद्धांत उन्होंने दिया था। हटन का ये मानना है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को समझने के लिए ऐसे आदिवासी लोगों की संस्कृति का अध्ययन करना होगा जो सभ्यता के बाह्य संपर्कों के प्रभाव से मुक्त रही है। जैसे नागा जनजाति के कुछ समूह हैं जो वो हिंदू, बौद्ध या इस्लाम धर्म के प्रभाव से मुक्त रहे हैं, इनमें जाति व्यवस्था नहीं पाई जाती। इन लोगों का प्रत्येक गांव एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई रहा है और साधारणतः एक गांव के लोग जो थे वो एक ही प्रकार का व्यवसाय करते रहे हैं। एक गांव के लोग वस्त्र बनाने का काम करते थे तो दूसरे गांव के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। जातक ग्रंथ में भी बताया गया है कि कुछ व्यवसाय अलग अलग गांवों तक सीमित थे। आर्यों के आने से पूर्व भारतीय समाज में यही व्यवस्था थी, किंतु आर्यों ने इसे और अधिक स्पष्ट है वो बनाया। विभिन्न जातियों के बीच जो पाए जाने वाले खान पान, विवाह संबंधी जो प्रतिबंध, नियम, निषेध को समझाने के लिए हटन ने माना का सहारा लिया। और माना मैं आपको बता चुका हूं कि माना एक ऐसी प्रथा थी जिससे अलौकिक शक्ति में विश्वास है। एक अलौकिक तत्व का नाम है वो माना है और माना एक रहस्यमय और अलौकिक शक्ति है, ये मैं आपको बता चुका हूं, जो एक व्यक्ति में आ सकती है, किसी वस्तु में भी ये शक्ति है, उसको मानी है वो जा सकती है। और इसका प्रभाव जो है वो एक समूह अपने लिए हितकर मानता है और इसके प्रभाव से कोई दूसरा समूह जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर सकता है। तो माना से बचने के लिए अंतर्विवाह, खान पान और सामाजिक सहवास संबंधी निषेध है वो लागू किए गए हैं। आर्य जब भारत में आए थे तो उनके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव ने भारत में ऊंच नीच के भेदभाव को अपनाया। आर्यों में पहले से ही सामाजिक वर्गों की निश्चित श्रेणियां थी और भारत के मूल निवासियों में भी माना की शक्ति के आधार पर अनेक निषेध है वो पैदा हुए। हटन ने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए अनेक कारक जैसे कि भौगोलिक पृथक्करण, खान पान संबंधी निषेध, माना में विश्वास, विभिन्न जातियों, प्रजातियों, संस्कृतियों का संघर्ष, वर्गों का विकास, प्रशासकों की आर्थिक और प्रशासकीय नीतियों आदि के प्रभाव को भी स्वीकार है वो किया है। तो यहाँ जो है वो आदिम संस्कृति की ये बात करते हैं, माना की बात करते हैं। माना जो रहस्यमयी तत्व है, अलौकिक शक्ति में विश्वास है, उसके प्रभाव से समूह को बचाने के लिए खान पान से संबंधित प्रतिबंध लगाए गए होंगे, विवाह से संबंधित प्रतिबंध लगाए गए होंगे। इसके अतिरिक्त दूसरे सामाजिक प्रतिबंध है वो निषेध किए गए होंगे और यही कारण रहा होगा कि ये जो प्रतिबंध है इसमें जो आगे चल करके है वो जाति का रूप है वो ले
चुके होंगे। इसके अतिरिक्त नागा जनजाति का इन्होंने उदाहरण दिया है, आदिम जो है जनजातियों का इन्होंने उदाहरण दिया है, गाँव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करने का इस सिद्धांत में इन्होंने जो है वो बात की है। तो ये जो सिद्धांत है, सबसे पहले तो जो है हम जो बात करेंगे वो इन्होंने किन्होंने दिया था, वो दिया था J.H. हट्टन ने। तो प्रमुख विद्वान है इस सिद्धांत के J.H. हट्टन। और इसके अतिरिक्त इन्होंने माना के बारे में जो बात की थी, तो माना जो मैं आपको बता देता हूं कि अलौकिक एवं रहस्यमयी शक्ति में विश्वास, रहस्यमयी शक्ति में विश्वास, ये माना की प्रथा होती है। इसको मानावाद भी कहते हैं, इसको मानाइज्म भी कह सकते हैं। और ये जो थी वो उन आधारों पे थी। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत की आलोचना की यदि हम बात करते हैं, तो आलोचना भी, इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई है अन्य सिद्धांतों की तरह। तो आलोचना की यदि मैं बात करूं, तो मजुमदार और राय कहते हैं कि अलौकिक शक्ति का जो विचार है, या जो माना का विचार है, या जो मानावाद है, ये विभिन्न जनजातियों जो है विश्व की, उनमें पाया जाता है। केवल सिर्फ भारत का ही विचार नहीं है मानावाद का। तो आलोचक ये कहते हैं कि जाति प्रथा की जो उत्पत्ति है वो केवल भारत में ही उसके आधार पे क्यों हुई है। जब मानावाद विश्व के सभी भागों में है, मानावाद की अवधारणा विश्व के सभी भागों में है, तो जाति प्रथा केवल भारत में क्यों। इसके अतिरिक्त आलोचक ये बात कहते हैं कि एक क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जो नागा जनजाति है, उसकी संस्कृति के आधार पर संपूर्ण देश की संस्कृति को नहीं समझा जा सकता। भारत जो है वो सांस्कृतिक विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ उत्तर भारत की संस्कृति है वो अलग है, पश्चिम भारत की संस्कृति अलग है, दक्षिण भारत के अंदर जो है सांस्कृतिक तत्व अलग प्रकार के पाए जाते हैं, उत्तर पूर्व की संस्कृति है वो भिन्नता लिए हुए हैं। तो यहाँ केवल एक जनजाति के आधार पे हम संपूर्ण देश की संस्कृति को एक जैसा नहीं मान सकते, और उसके आधार पे एक जैसे निष्कर्ष है वो नहीं निकाल सकते, ऐसा उन्होंने कहा है। जबकि हट्टन खुद ये बात मानते हैं कि जाति प्रथा की उत्पत्ति में अनेक कारकों का योगदान रहा है, तो फिर माना या आदिम संस्कृति के आधार पे ही हम जाति के उद्गम को स्पष्ट है वो नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आदिम संस्कृति या माना का जो सिद्धांत है, जो कि J.H. हट्टन ने दिया था, हमने उसकी आलोचना के बारे में भी बात की है। हमने उसके अलग अलग सिद्धांतों के जो उसके तर्क दिए गए थे, जो गाँव को स्वतंत्र इकाई मानना या मानववाद का तर्क था, या उत्पादन इकाई का तर्क था, उन पे भी हमने बात की है। इस बात का भी हमने बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त जो हमारा महत्वपूर्ण और सिद्धांत भी है जो है वो है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है इसके जो प्रतिपादक है वो अबे डुबोइस है। अबे डुबोइस जो है वो एक फ्रांसीसी विद्वान थे। मूलतः ये फ्रांस से थे, किंतु इन्हें भारत में ईसाई मिशनरी के रूप में भेजा गया था। इन्होंने पहले पौंडीचेरी मिशन में काम किया, उसके बाद इन्होंने मद्रास का जो क्षेत्र था उसमें भी इन्होंने काम किया। और अबे डुबोइस एक पादरी थे जिन्होंने भारत के अंदर इंडोलॉजी पे काफ़ी काम किया, और इन्होंने जाति प्रथा के राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर भी बात की है। जो यूरोपीय विचारक थे, वो लोग जो थे वो भारत में जाति प्रथा को ब्राह्मणों या अन्य ऐसे ही समूहों द्वारा संचालित और एक प्रायोजित राजनीतिक योजना के रूप में देखते थे। इस प्रकार से अबे डुबोइस ने भी जाति व्यवस्था जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई एक चतुर योजना के रूप में उन्होंने इसको व्याख्यात किया है, या उन्होंने इसका वर्णन है वो एक ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई चतुर योजना के रूप में किया है। अबे डुबोइस ये मानते थे कि जाति प्रथा की उत्पत्ति जो है वो ब्राह्मणों को द्वारा अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता को कायम रखने के लिए बनाई जाने वाली एक योजना है, जिसके तहत उन्होंने अपनी सत्ता को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए और अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए धर्म का सहारा लेते हुए एक ऐसी योजना बनाई जिसमें उन्होंने अपने स्थान को सर्वोपरि रखा, अपने आप को उस व्यवस्था में सबसे ऊपर रखा, और अन्य जो जातियां थी या अन्य जो वर्ण थे उनको अपने से निम्न स्थान पर रखा, और उसकी शक्ति के सहारे जो है वो लोग अपने हितों की रक्षा है वो करते रहे। घुरिये और इबर्सन जो है उन्होंने भी इस सिद्धांत को आंशिक रूप से सहमति दी है, वो भी इस सिद्धांत से कहीं न कहीं सहमत होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
घुरिये ये बात कहते हैं कि जाति प्रथा जो है वो इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा है जो गंगा यमुना के मैदान में पला और वहाँ से उसे दूसरे भागों में ले जाया गया। ये जो है वो घुरिये के महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। तो घुरिये ये कहते हैं कि जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था जो है वो इंडो आर्यन संस्कृति में ब्राह्मणों का बच्चा है जो गंगा यमुना के मैदानों में पला और वहाँ से देश के दूसरे भागों में ले जाया गया। तो यहाँ जो घुरिये हैं वो ये मानते हैं कि जाति व्यवस्था का जो जन्म है वो इंडो आर्यन संस्कृति में ब्राह्मणवाद के कारण हुआ है और यहाँ जाति व्यवस्था का जन्म जो है वो गंगा यमुना के मैदानों में अर्थात उत्तरी भारत में इनका जन्म इन्होंने माना है और वहाँ से देश के दूसरे भागों में ये व्यवस्था है वो धीरे धीरे चली गई है। तो कहीं न कहीं घुरिये जो है वो अबे डुबोइस के इस राजनीतिक सिद्धांत से सहमत दिख रहे हैं हमें कहीं न कहीं। अबे डुबोइस ने अपने इस मत की पुष्टि में ये बात कही है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में धर्म का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था और ऐसी धार्मिक व्यवस्था में ब्राह्मणों की स्थिति जो है वो सर्वोत्तम रही होगी और इस सर्वोत्तम या सर्वोपरि स्थिति से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपने इस पेशे को भी, इस व्यवसाय को भी अब श्रेष्ठ घोषित है वो कर दिया है और इस श्रेष्ठ घोषित करने के इस सिद्धांत के आधार पर ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति जो है वो हुई होगी। तो यहाँ हम इस सिद्धांत की आलोचना की भी बात है वो कर रहे हैं। तो यहाँ हम इस सिद्धांत की आलोचना की बात है वो करेंगे। सिद्धांतों ने इस आलोचना है वो किस आधार पे की है। तो नंबर 1 तो इन्होंने ये बात कही है, जैसा कि अबे डुबोइस ने कही है कि यह ब्राह्मणों के द्वारा एक चतुर चाल थी। तो 2000 वर्षों तक ये जो व्यवस्था है वो कैसे कायम रही। आलोचक इस बात का जो है वो ये प्रश्न खड़ा करते हैं सिद्धांत पर कि यदि ये ब्राह्मणों की चाल थी तो ये व्यवस्था 2000 वर्षों तक कैसे कायम रही, क्यों कोई व्यक्ति 2000 वर्षों में इस चाल को नहीं समझ सका। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जाति प्रथा भारतीय समाज की एक बहुत ही प्राचीन और मौलिक संस्था है, लेकिन इसकी कृत्रिम रचना जो है वो संभव नहीं होती। तो इस सिद्धांत में आलोचक कहते हैं कि अबे डुबोइस ने कृत्रिमता का सहारा लिया है, आर्टिफिशियलिटी है सिद्धांत के अंदर, मौलिकता नहीं है, ये बात आलोचकों ने कही है। इसके अतिरिक्त ये कहते हैं कि इस सिद्धांत के द्वारा प्रजातंत्रीय भेदों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। तो ये जो सिद्धांत है वो प्रजातांत्रिक नहीं माना है इन्होंने। तो ये जो सिद्धांत है वो आपका प्रजातांत्रिक नहीं है। तो यहाँ राजनीतिक सिद्धांत की भी बड़ी इन्होंने आलोचना की है। हम इसके कुछ और सिद्धांतों की भी बात करेंगे। हम एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में भी बात करेंगे जो कि जाति व्यवस्था के उद्गम को समझने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उद्विकासीय या आर्थिक सिद्धांत। डेंजिल इबेटसन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किया था। तो डेंजिल इबेटसन ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। आर्थिक आधार पे जाति प्रथा की उत्पत्ति के बारे में बात की है। इबेटसन का ये मत है कि जाति प्रथा की जो उत्पत्ति है वो आर्थिक संघों के फलस्वरूप हुई है, आर्थिक क्रियाओं के कारण हुई है। वे ये मानते थे कि वर्ग है, वर्ग से संघों का निर्माण हुआ, संघ से जाति का विकास हुआ। ये कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था जटिल होती जाती है तब उसमें श्रम विभाजन की आवश्यकता अधिक होती जाती है। व्यवसाय को भिन्नता पर आधारित करने के लिए और राज्य की आर्थिक नीति का श्रम विभाजन करने का कर्तव्य शासन का होता है या प्राचीन काल में राजा का होता था। तो श्रम विभाजन
किससे क्या काम लेना है ये निर्णय करने का काम है वो राजा का होता है। और यही स्थिति सामाजिक वर्गों को जन्म देने वाली होती है। और इस तरह से एक तरह का व्यवसाय करने वाले लोग जो है वो आपस में एक सामुदायिक भावना से बंध जाते हैं, एक कम्युनिटी की फीलिंग उनमें है वो आ जाती है। और इसी कारण से वो अपने लिए या अपने हितों की रक्षा के लिए पृथक पृथक व्यावसायिक संघों का निर्माण है वो करते रहते हैं। और आर्थिक आधार पे इबेर्टसन का ये मानना था कि जो जिस प्रकार के संघ हैं वो बने हैं, क्योंकि आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए संघ बनाना आवश्यक था। और जब संघ बन गया और श्रम विभाजन है वो जटिल समाज के अंदर विशेषीकृत हो गया, तो इन संघों में व्यावसायिक भेदों को गुप्त रखने के लिए जो है वो अंतर्विवाह की पद्धति को इन्होंने अपनाया। और अंतर्विवाह की पद्धति को अपनाने के बाद ये लोग अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। और पुरोहितों के संघ की इस संघर्ष में विजय हुई और उन्होंने अपनी इस प्रभुता को चिरस्थायी बनाने के लिए अंतर्विवाह करना शुरू कर दिया। और संघ पर मजबूती कायम करने के लिए अंतर्विवाहों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई और इससे समाज का खंडात्मक विभाजन हुआ, समाज विभिन्न खंडों में बंट गया। और आगे चल कर के यही व्यवस्था जो है वो जाति व्यवस्था के रूप में विकसित हुई। तो यहाँ इबेर्टसन जो है वो जाति की उत्पत्ति जो है वो अर्थ से देखते हैं, आर्थिक क्रियाओं से देखते हैं। वो समाज को एक आदिम से जटिल अवस्था की ओर जाते हुए देखते हैं। वो कहते हैं कि पहले जो समाज है जिसमें श्रम विभाजन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी या विशेषीकृत श्रम विभाजन नहीं था, तब इस तरह की उत्पत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समाज जटिल होता गया उसके अंदर जो श्रम विभाजन है वो विशेषीकृत होता गया। और विशेषीकृत श्रम विभाजन के आधार पे जो लोग हैं जो एक प्रकार के श्रम विभाजन के समूह में आते थे, उनमें सामुदायिक भावना थी। और जब वो भावना उनकी प्रबल हुई तो धीरे धीरे यही चीज़ जो है वो व्यावसायिक संघों के रूप में लौट के आई, गिल्ड के रूप में लौट के आई। जब लोग एक गिल्ड में साथ काम करते थे, क्योंकि उस गिल्ड से, उस व्यावसायिक संघ से उनके हित जुड़े हुए थे और उन हितों की रक्षा करना उनके लिए जरूरी था। एक प्रकार का काम करने वाले लोग जो थे वो अपने व्यावसायिक निपुणता को गुप्त रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंतर्विवाह किए। अंतर्विवाह जो है वो करने के बाद जो विभिन्न समूह थे उन लोगों में अपना सर्वोपरि स्थान के लिए संघर्ष शुरू हुआ, जिससे भी अंतर्विवाह की प्रवृत्ति को और अधिक बल मिला। और धीरे धीरे इसी क्रम में ये व्यवस्था चलते चलते जाति व्यवस्था का रूप है वो ले गई। तो यहाँ एक पूरी जो अवस्था जो है उसको दिखाने की इन्होंने कोशिश की गई है कि शुरुआत से लेकर के फिर एक अवस्था, फिर जो है वो दूसरी अवस्था में पहुँचे और फिर जो है वो तीसरी अवस्था में पहुँचे हैं। तो ये उद्विकास जो है वो एक सीधी रेखा की तरफ इन्होंने दिखाने की कोशिश की गई है। और इन्होंने जो प्रमुख सिद्धांत है उसमें आर्थिक पक्ष को ज़्यादा है वो प्रबलता से इस बात को इन्होंने बल दिया है। आलोचना इस सिद्धांत की भी हुई है जैसा कि हर सिद्धांत की हुई है। तो आलोचक जो है इसमें भी कुछ कमियां हैं वो ज़रूर इसमें ढूंढते रहते हैं। तो हट्टन जो है वो ये कहते हैं कि व्यावसायिक संघ संसार के सभी समाजों में पाए जाते हैं, किंतु जाति प्रथा केवल भारत में क्यों, ये प्रश्न बार बार उठा है भारत के संदर्भ में। और सभी सिद्धांतों की आलोचना में इस प्रकार का जो प्रश्न है वो उठता रहा है। तो यहाँ व्यावसायिक संघों के आधार पर हट्टन महोदय ने इस सिद्धांत को खारिज किया है। और मजूमदार ये कहते हैं कि इस सिद्धांत में है वो प्रजातीय तत्वों की अवहेलना है वो की गई है। तो यहाँ यदि हम इसकी आलोचना की बात करें तो आलोचना इसकी दो आधार पे हुई है। एक तो यही कि यह जो है जो एक सार्वभौमिक घटना थी और इस घटना के बाद जो भारत के संदर्भ में ही केवल इसका प्रयोग है वो क्यों हुआ। इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की यदि हम बात करें तो वो है गिलबर्ट का भौगोलिक सिद्धांत। तो भौगोलिक सिद्धांत की यदि हम बात करें तो जाति प्रथा की उत्पत्ति का भौगोलिक सिद्धांत है। नाम से आपको पता ही लग गया होगा कि सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन हैं, गिलबर्ट हैं। तो गिलबर्ट जो हैं वो भौतिक परिस्थिति या भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर जाति प्रथा की उत्पत्ति है वो मानते हैं। गिलबर्ट महोदय का ये मानना था कि जो विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग थे
उन्हीं के नाम से चल करके आगे जाति प्रथा की उत्पत्ति है वो हुई है, जाति प्रथा का उदय हुआ है। इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि जैसे सरस्वती नदी के किनारे रहने वाले जो लोग थे, या सरस्वती नदी के किनारे जो ब्राह्मण लोग थे, उनको सारस्वत ब्राह्मण कहा गया बाद में। तो ये एक जाति का रूप उन्होंने ले लिया। इसके अतिरिक्त पंजाब के अंदर एक क्षेत्र है आरह। आरह जो क्षेत्र है, तो जैसे इन्होंने सरस्वती का उदाहरण दिया, मैं लिख देता हूँ। सरस्वती नदी से इन्होंने जोड़ा है वो है सारस्वत ब्राह्मण। सारस्वत ब्राह्मण जो इन्होंने वहाँ से जोड़ा है। और आरोह जो एक क्षेत्र है पंजाब में, तो वहाँ से इन्होंने जो है वो अरोड़ा लोगों की उत्पत्ति है वो मानी है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो थे उनको बाद में अरोड़ा कहा गया। तो यहाँ इस तरीके से कुछ और भी उदाहरण हो सकते हैं, तो जो गिलबर्ट महोदय ने हालांकि बताए हैं। तो ये जो मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सिद्धांत की बात यह है कि ये जाति की उत्पत्ति जो है वो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर मानते हैं। इसके अतिरिक्त आलोचना जब इसकी हुई है तो ये कहता है कि भौगोलिक कारण को आवश्यकता से अधिक बल ये सिद्धांत है वो देता है, और ये देता भी है। वास्तव में गिलबर्ट महोदय ने कहता है कि भौगोलिक पृष्ठभूमि में जो है व्यवसाय को ही आधार माना है, जो लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते थे, और कहते हैं कि नाम सिर्फ है वो भौगोलिक पृष्ठभूमि का इन्होंने दिया है। तो यहाँ ये बिल्कुल भी गौर करने वाली बात यही है कि भौगोलिक आधार पर इन्होंने जाति की उत्पत्ति को माना है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें हो सकता है। आपको दो उदाहरणों के माध्यम से समझाया है वो गया है यहाँ पे। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं। तो अन्य सिद्धांत के अंदर जो है वो हमारे कई प्रकार के विद्वानों के सिद्धांत हैं, उनके बारे में भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तो अन्य सिद्धांत में यदि हम बात करें तो एक एन.सी. रॉय हैं विद्वान। एन.सी. रॉय ने जो है वो जाति की उत्पत्ति है वो सांस्कृतिक संपर्क के आधार पर मानी है। तो यहाँ इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये। तो एन.सी. रॉय महोदय जो है वो सांस्कृतिक संपर्क के आधार पर जाति की उत्पत्ति को मानते हैं। आर्य और अनार्य लोगों की सांस्कृतिक विशेषताओं में समानताएं देखते हैं, और ये कहते हैं कि आर्यों की वर्ण व्यवस्था को द्राविड़ लोगों ने स्वीकार किया, और द्राविड़ लोग भी जो थे वो भी व्यावसायिक आधार पर बंटे हुए थे। इस प्रकार से इन समूहों ने आगे चल करके जाति का जो नाम है वो ले लिया है। इसके अतिरिक्त एक विद्वान हैं राइस महोदय। राइस जो है वो टोटम से जाति प्रथा की उत्पत्ति को मानते हैं। टोटम से जाति प्रथा की उत्पत्ति को मानते हैं। टोटम क्या है प्यारे बच्चों? टोटम एक धार्मिक प्रतीक है जो जनजातियां मानती हैं। जनजातियों का एक समूह का, जनजातीय समूह का एक धार्मिक प्रतीक होता है। कोई भी प्राकृतिक वस्तु हो सकती है, पेड़ हो सकती है, पत्थर हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, जानवर हो सकता है, तो उसको अपना जो वो पवित्र मानते हैं। तो ये वहाँ से इसका उत्पत्ति है वो मानते हैं। इसके अलावा स्लेटर जो है, स्लेटर ये मानते हैं कि उद्योग धंधों यानी व्यावसायिक उद्योग धंधों के भेद को गुप्त रखने के लिए ही जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई है। तो ये भी एक सिद्धांतकार हुए हैं जिन्होंने बात की है। इसके अतिरिक्त बहुकारक सिद्धांत है, वो जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए अलग अलग कारणों का जो है वो हवाला देते हैं। बहुकारक सिद्धांत जो है वो अलग अलग कारकों को उत्तरदायी मानते हैं। किसी भी एक कारक को जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं मानते हैं। यानी कि एक कारक को छोड़ करके ये सिद्धांत के लोग हैं वो मानते हैं कि जाति प्रथा जो है वो बहुत ही एक जटिल समस्या है, जटिल प्रक्रिया है, और उसके विकास में अनेक तत्व उत्तरदायी हैं। जाति प्रथा के विकास की एक लंबी प्रक्रिया है। धर्म, प्रजाति, भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संपर्क, रक्त की शुद्धता, व्यवसाय, कर्मकांड, सभी का प्रभाव जो है वो ये मानता है। और ये जो सिद्धांत है वो ये बात जोर दे के कहते हैं कि भारत में भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कारणों की अंतःक्रिया के स्वाभाविक परिणाम से ही
जाति की उत्पत्ति हुई है। ये बात स्पष्ट है कि जाति प्रथा को जन्म देने में किसी एक कारक का नहीं बल्कि अनेक कारकों का योगदान है। वास्तव में जाति की उत्पत्ति नहीं बल्कि इसका विकास हुआ है। तो प्यारे बच्चों, जाति के सिद्धांतों के बारे में आज हमने जानने की कोशिश की। इससे पहले भी हम जाति के सिद्धांतों पे बात कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और जिन्होंने ध्यान से सुना होगा उनको अवश्य ही लाभ होगा। धन्यवाद।